10th हिस्ट्री इकाई 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण अपने चरमोत्कर्ष पर था। उन्हें इस शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में समाजवादी विचारधारा ने अग्रणी भूमिका अदा की। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन समान वितरण पर जोर देता है। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। अतः समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार हो। ऐसी व्यवस्था में उत्पादित निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है। समाजवाद की उत्पत्ति। समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। औद्योगिक क्रांति ने सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर दिया था। कुटीर उद्योग धंधों के स्थान पर विशाल पैमाने पर बड़े उद्योगों के मशीनरी तथा पूंजीवादी भावना के विकास के फलस्वरूप यूरोप के विभिन्न देशों में धीरे धीरे पूंजीपतियों के निहित स्वार्थों और मिल मालिकों की श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण सभी देशों में श्रमिकों का जीवन नरकीय बन गया था। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति निरंतर गिरने लगी। श्रमिकों को कोई अधिकार नहीं था और उनका क्रूर शोषण हो रहा था। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से प्रभावित देशों में दो परस्पर विरोधी तथ्य एक साथ दिखाई पड़ रहे थे। प्रथम, पूंजीवादी व्यवस्था दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। मध्यम वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से निरंतर समृद्धिशील होते जा रहा था। द्वितीय, श्रमिकों को आर्थिक स्थिति का तेजी से पतन हो रहा था। इस प्रकार उत्पादन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक भूखे मरने को बाध्य था। मजदूरों को अपने श्रम संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं था। मजदूर वर्ग पूरी तरह से पूंजीपतियों की दया पर जीवित था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन दो वर्गों में हो गया था, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसमें समाजवाद के नाम से जाना जाता है। इस विचारकों में सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स के नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन महान विचारकों ने यूरोपीय देशों में प्रचलित आर्थिक व्यवस्था को कड़ी आलोचना की तथा औद्योगिक संगठन और पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के पारस्परिक संबंध के विषय में नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया जाता है, मार्क्स से पूर्व का समाजवाद और मार्क्स के पश्चात का समाजवाद। मार्क्सवादी विचारकों को इन्हें क्रमशः यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया गया। यूटोपियन समाजवादियों की दृष्टि आदर्शवाद थी तथा उनके कार्यक्रमों की प्रकृति अव्यावहारिक थी। अधिकतर यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे, जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे, अर्थात वे वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय के हिमायती थे। यूटोपियन समाजवादी। प्रथम यूटोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादी, जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। उसका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के कार्य करने चाहिए। उसने घोषित किया कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार आगे। यही समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक चार्ल्स फॉरियर था। वह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था तथा उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। उसने किसानों के लिए फ्लांक्स बनाए जाने की योजना रखी, परंतु यह योजना असफल हुई।
फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया लुई ब्लॉ था। उसके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यावहारिक थे। उसका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन था। उसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नाम स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। इस फैक्ट्री में उसने श्रमिकों को अच्छी वैतनिक सुविधाएं प्रदान की थी और फिर उसने ऐसा महसूस किया कि मुनाफा कम होने के बजाय और भी बढ़ गया। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। रॉबर्ट ओवन का चित्र। परंतु उपयुक्त चिंतकों ने प्रबुद्धि चिंतकों की तरह मानव की मूलभूत अच्छाइयों एवं जगत की पूर्णता में विश्वास किया। उन्होंने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया। फिर भी इन चिंतकों का अपना योगदान है। प्रथम ये आरंभिक चिंतक है जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। दूसरे मार्क्स ने इसकी विफलता से सबक लिया और फिर वह इनसे आगे बढ़ गया। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 में वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए जहां उनके जीवन का एक नया मोड़ लिया। मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित था। 1843 में उसने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया। उसने राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, जिससे जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही। एंगल्स के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उसकी कार्य की दशाओं पर गहन विचार करना आरंभ कर दिया। मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। उपयुक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। मार्क्स विश्व के उन चुने चिंतकों में से एक है जिसने इतिहास की धारा को व्यापक रूप से प्रभावित किया। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नाम की पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। मार्क्स के सिद्धांत: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल एवं आंतरिक मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना, ऐतिहासिक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की गई। उसने कहा कि इतिहास उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच चल रहे निरंतर संघर्ष की कहानी है। उसके अनुसार इतिहास की प्रत्येक घटना एक परिवर्तन के मूल से आर्थिक शक्तियाँ हैं। उत्पादन प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक संगठन भी परिवर्तित हुआ। इतिहास के 5 चरण अब दृष्टिगोचर है और छठा चरण आने वाला है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण हैं: आदिम साम्यवादी युग, एज ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म, दासता का युग, स्लेव एज, सामंती युग, फ्यूडल एज, पूंजीवादी युग, कैपिटलिस्ट एज, सामंती युग, सोशलिस्ट एज, साम्यवादी युग, कम्युनिस्ट एज। मार्क्स तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। समाजवादी आंदोलन के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना। इस संघ की स्थापना का श्रेय मार्क्स को है। अपने उद्घाटन भाषण में मार्क्स ने मजदूरों को महत्वपूर्ण बात समझाने की चेष्टा की और कहा कि वे अपनी मुक्ति स्वयं ही अपने
प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। जब तक कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में है, तब तक मशीनों का सुधार, उद्योगों में विज्ञान के प्रयोग और उत्पादन कला में किसी भी सुधार के श्रमिकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। इसलिए उनका अंतिम लक्ष्य पूंजीवाद का विनाश होना चाहिए। इस सम्मेलन में नारा बुलंद किया गया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। विभिन्न देशों के समाजवादी दलों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत सूत्रबद्ध करने के लिए 14 जुलाई 1889 में पेरिस में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ से नाम से जाना जाता है। इस संघ की स्थापना मार्क्सवादी समाजवादी के तेजी से फैलने का घोतक है। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ग 1 मई के दिन मजदूर वर्ग की एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मजदूरों के लिए 8 घंटे का कार्य दिवस की मांग किया जाना तय किया गया। इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया। 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया। तब से 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सारे संसार में मनाया जाता है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सैन्यवाद एवं युद्ध के विरुद्ध आंदोलन तथा सभी राष्ट्रों की बुनियादी समता तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उनके अधिकारों पर जोर। इस प्रकार समाजवादी आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत आधार मिलने पर श्रमिकों में विश्वास एवं आशा का संचार हुआ कि इतिहास उनकी तरफ है तथा भविष्य में एक ऐसे संसार का निर्माण होना जो शोषण एवं उत्पीड़न से मुक्त होगा। 1917 की बोल्शेविक क्रांति। जार निकोलस द्वितीय। 20वीं शताब्दी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना रूसी क्रांति थी। इस क्रांति ने रूस के सम्राट अथवा जार के एक तंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर मात्र लोकतंत्र की स्थापना की का ही प्रयत्न नहीं किया, अपितु सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कुलीन पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत किया तथा मजदूरों और किसानों की सत्ता को स्थापित किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति सही मायने में नवंबर 1917 ईस्वी में संपन्न हुई। इस क्रांति ने एक नई राजनीतिक समाजवादी व्यवस्था, साम्यवाद का आदर्श उपस्थित करने के साथ साथ विश्व में सर्वप्रथम सरबराह वर्ग की सत्ता की स्वीकृति का भी प्रयास किया। इस क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। रूस का मानचित्र, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। क्रांति के कारण 1917 में पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासक था। इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। रूस में एक कठोर राजनीतिक संरचना स्थापित थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना परिवर्तित हो चुकी थी तथा राजतंत्र की शक्ति सीमित की जा चुकी थी, परंतु रूसी राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जार निकोलस द्वितीय, जिसके शासन काल में क्रांति हुई, राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था। उसे आम लोगों के सुख दुख की कतई चिंता नहीं थी। जार ने जो अफसरशाही बनाई थी वह अस्थिर, जड़ और अकुशल थी। नियुक्ति का आधार योग्यता नहीं थी, अतः गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक ही थे, परंतु उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दासता समाप्त की गई, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिस पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उसके पास पूंजी का भी अभाव था तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवा कोई चारा नहीं था। मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। वे अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। मार्क्स के ये शब्द कि मजदूरों के पास
सिवाय अपनी बेड़ियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं था है। उसकी दशा का सही चित्रण करता है। औद्योगिकरण की समस्या। रूसी औद्योगिकरण पश्चिमी पूंजीवाद औद्योगिकरण से भी भिन्न था। यहाँ कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योगों का संकेंद्रण था। यहाँ राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, अतः उद्योगों का विकास के लिए विशेष पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, अतः चारों ओर असंतोष व्याप्त था। रूसीकरण की नीति। सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयों का देश था, जहाँ मुख्य स्लाव जाति के लोग रहते थे। इनके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी थे। ये भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे तथा इनका रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न था, परंतु रूस के अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान थे। इसके अनुसार जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। इससे अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई। 1863 में इस नीति का विरोध पोलो ने विद्रोह किया तो उसका निर्दयपूर्वक दमन किया गया। इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा था। विदेशी घटनाओं का प्रभाव। क्रीमिया का युद्ध। रूस की क्रांति में विदेशी घटनाओं की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। सर्वप्रथम क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय ने उस देश में सुधारों का युग आरंभ किया। तत्पश्चात 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध ने रूस की पहली क्रांति को जन्म दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। जापान से पराजय तथा 1905 की क्रांति। सेंट पीटर्सबर्ग। 1905 के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह से पराजित हुआ। इससे पूर्व निरंकुश जारशाही विभिन्न मोर्चों पर अपनी विफलताओं को रूसी जनता से छिपाती रही, लेकिन उसके लिए सुदूर पूर्व की पराजय को जनता से छिपाना मुश्किल था। बचे खुचे फटे हाल सैनिक वापस लौटे तो सारा देश स्तब्ध था। महानता का भ्रम टूट चुका था। रूस एशिया के छोटे से देश से पराजित हुआ। वस्तुतः इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए 22 जनवरी पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार, लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। 22 जनवरी। इस नरसंहार की खबर सुनकर पूरे रूस में सनसनी फैल गई। इस क्रांति में किसानों की व्यापक भागीदारी हुई। अंत में सरकार झुक गई। 1905 ड्यूमा संसद ईस्वी में एक प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन हुआ, परंतु 1906 तक जैसे ही क्रांति की शक्ति कमजोर हुई, रूसी राजतंत्र ने ड्यूमा के कुछ अधिकार छीन लिए। यद्यपि 1905 की क्रांति विफल रही, परंतु भीतर ही भीतर आग सुलगती रही, जो 1917 ईस्वी में एक महान क्रांति के रूप में प्रकट हुई। रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। सरबराह वर्ग। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हैं, वही सरबराह वर्ग कहलाता है। रूस की क्रांति से पूर्व एक वैचारिक क्रांति भी देखी जा सकती है। लियो टॉल्स्टॉय रचना वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। दोस्तोवस्की, तुर्गेनेव जैसे चिंतक इस नए विचार को प्रोत्साहन दे रहे थे। रूस के औद्योगिक मजदूर पर कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचार का पूर्ण प्रभाव था। मार्क्सवादियों ने मजदूरों के बीच काम करना शुरू कर दिया था तथा उनका संगठन भी बढ़ रहा था। रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोव था, जो रूस में जारशाही की निरंकुशता समाप्त करके साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना
चाहता था। उसने 1898 ईस्वी में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। यह साम्यवादी दल का पूर्ववक्ता था। शीघ्र ही 1903 में साधन एवं अनुशासन के मुद्दों पर पार्टी में फूट पड़ गई। इसके परिणाम स्वरूप बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाया और अल्प बहुमत वाला दल मेंशेविक कहलाया। मेंशेविक मध्यवर्गीय क्रांति के पक्षधर थे, पर बोल्शेविक सरबराह वर्ग क्रांति के पक्षधर थे। इसके अतिरिक्त 1901 ईस्वी में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ, जो किसानों की मांग को उठाती थी। इस मार्क्सवाद विचारधारा से प्रभावित मजदूर एवं किसान संगठन रूस की क्रांति का एक महान कारण साबित हुआ। तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल था। इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता आंतरिक असंतोष भूलकर बाहरी मामलों में उलझ जाए। परंतु इस युद्ध में चारों तरफ से रूसी सेनाओं की हार हो रही थी। न उनके पास अच्छे हथियार थे और न ही पर्याप्त भोजन की सुविधा थी। युद्ध के मध्य जार निकोलस द्वितीय ने सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया। परिणाम स्वरूप दरबार खाली हो गया तथा उसकी अनुपस्थिति में जरीना, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी, और उसके तथाकथित गुरु रासपुटिन पादरी को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। मार्च की क्रांति एवं निरंकुश राजतंत्र का अंत। 7 मार्च 1917 ईस्वी को पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 पेट्रोग्राड, जो वर्तमान लेनिनग्राद की सड़कों पर किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला। उन्होंने रोटी दो के नारे लगाए। अगले दिन 8 मार्च को कपड़ों की मिलों की महिला मजदूरों ने बहुत सारे कारखानों में रोटी की मांग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया, जिसमें अन्य मजदूर भी शामिल हो गए। रूस क्रांति की तारीख। रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका सब जगह इस्तेमाल किया जाता था। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। अतः इस प्रकार फरवरी क्रांति 12 मार्च और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। इसी तरह 1905 की क्रांति 22 जनवरी को हुई थी। जुलूस में लाल झंडों की भरमार थी। जब सेना की एक टुकड़ी से भीड़ पर गोली चलाने को कहा गया तो उसने भी विद्रोह कर दिया। अतः उससे हथियार छीनने पड़े। जार की सबसे विश्वस्त टुकड़ी पायोब्रासेस्की रेजिमेंट ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों का विद्रोह बढ़ता गया। फलतः विवश होकर 12 मार्च 1917 को जार ने गद्दी त्याग दी। यह फरवरी की रूसी क्रांति थी, क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी 1917 को यह घटना घटी थी। इस तरह रूस पर से रोमनोव वंश का निरंकुश जारशाही अंत हो गया। अब सर्वप्रथम लोबाव के नेतृत्व में 15 मार्च को एक बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ। परंतु रूसी लोगों ने जिस स्वतंत्रता की आकांक्षा की थी, वह महज राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, वरन आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता भी थी। अतः बुर्जुआ सरकार तत्कालीन परिस्थितियों के प्रतिकूल थी। अतः अंत में बुर्जुआ सरकार गिर गई तथा केरेंस्की के नेतृत्व में एक उदार समाजवादियों का सरकार गठित हुई। सन 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस सरकार का मुख्य उद्देश्य जनतांत्रिक एवं वैधानिक सरकार की स्थापना करना, मित्र राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध चलाना, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना, संविधान सभा द्वारा भूमि की समस्या सुलझाना एवं रूस की सम्मत संस्थाओं में वैधानिक उपायों द्वारा परिवर्तन लाना था।
किंतु बोल्शेविकों ने इस सरकार को स्वीकार नहीं किया। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917। इस समय रूस के राजनीतिक मंच पर लेनिन का प्रादुर्भाव हुआ। जार की सरकार ने उसे निर्वासित कर दिया, अतः वह स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। मार्च 1917 ईस्वी में क्रांति हुई। वह जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा। अप्रैल 1917 तक जब वह पेट्रोग्राद पहुंचा तब रूस की जनता का उत्साह बढ़ गया। लेनिन ने घोषित किया कि रूसी क्रांति पूरी नहीं हुई है, अतः एक दूसरी क्रांति अनिवार्य है। उसने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया, जो अप्रैल थीसिस के नाम से प्रसिद्ध है। लेनिन ने 3 नारे दिए: भूमि, शांति और रोटी। लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा केरेंस्की सरकार को उलट देने का निश्चय किया। सेना और जनता दोनों ने उसका साथ दिया। लेनिन की चित्र 7 नवंबर 1917 ईस्वी पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इस प्रकार रूस की महान बोल्शेविक क्रांति, इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं, संपन्न हुई। अब शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथ में आ गई थी, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया तथा ट्रोट्स्की इस सरकार का विदेश मंत्री बना। विश्व में पहली बार शासन सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथों में आ गई। सत्ता पर कब्जा करने के पश्चात लेनिन और बोल्शेविक दल का उत्तरदायित्व और भी बढ़ गया। सत्ता में आने के बाद लेनिन के समक्ष कई जटिल समस्याएं थीं, परंतु उसने बहुत हद तक इन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश की। सर्वप्रथम उसने जर्मनी के साथ वेस्ट लिटोवस्क की संधि की। इस संधि में सोवियत रूस को लगभग 1/4 भूभाग गंवाना पड़ा, परंतु लेनिन प्रथम विश्व युद्ध के बाहर हो गया तथा उसने अब आंतरिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसी समय रूस में गृह युद्ध की समस्या भी उत्पन्न हुई, जिसमें अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस ने हस्तक्षेप करते हुए सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया, परंतु लेनिन ने साहसपूर्ण इन विरोधियों का सामना किया। ट्रोट्स्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना गठित की गई। लाल सेना ने सफलतापूर्वक विदेशी हमलों का सामना किया। दूसरी तरफ आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया गया। यह अचानक छापा मार कर विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लेती थी। इस तरह लेनिन आंतरिक विद्रोह को दबाने में सफल रहा। लेनिन ने एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता की स्थापना की। सन 1918 में विश्व की पहला समाजवादी शासक स्थापित करने वाला देश रूस का नया संविधान बनाया गया। इसके द्वारा रूस का नाम सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह USSR के रूप में परिवर्तित किया गया। लेनिन नए राज्य में प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था की। राजनैतिक संगठन के सबसे निचले स्तर पर सोवियत नामक स्थानीय समितियां बनाई। सभी सोवियत के सदस्यों को मिलाकर एक राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया, जिसकी कार्यकारी शक्ति एक केंद्रीय समिति को सौंपा गया। लेनिन इस समिति का अध्यक्ष था। मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव इसी समिति के द्वारा होना निश्चित हुआ। लेनिन के नए संविधान के द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले वैसे सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया जो उत्पादक श्रम द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। इस तरह काम करने के सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया गया और उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित किया गया। बैंकों, बड़े बड़े उद्योगों, जल परिवहन एवं रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। शिक्षा पर से चर्च का अधिकार समाप्त कर उसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस तरह लेनिन ने शासन के नियमों में परिवर्तन करने के साथ ही बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया और लाल रंग के झंडे पर हंसुए और हथौड़े को सुशोभित कर देश का राष्ट्रीय झंडा तैयार किया। उसके बाद यह झंडा साम्यवाद का
प्रतीक बन गया। अब लेनिन के समक्ष एक अन्य समस्या भूमि के पुनर्वितरण की थी। उसने एक आदेश जारी किया कि जिसके तहत बड़े भूस्वामियों की भूमि किसानों के बीच पुनर्वितरित किया गया। हालांकि किसानों ने भूमि पर पहले से ही कब्जा जमा रखा था। इस आदेश द्वारा लेनिन ने उसे सिर्फ वैधता प्राप्त की। लेनिन ने इस कदम की आलोचना हुई क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में भूमि पर राज्य का नियंत्रण होता है, लेकिन लेनिन ने यह जवाब दिया कि किसान बहुमत में थे जबकि बोल्शेविक दल अल्पमत में थे। ट्रोट्स्की का चित्र। उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए लेनिन ने युद्धरत साम्यवाद को लागू किया। लेनिन ने इसके तहत फैक्ट्री के तकनीकविदों पर नियंत्रण स्थापित किया एवं मजदूरों की सहायता से फैक्ट्री के उत्पादन पर भी नियंत्रण स्थापित किया। इसी तरह किसानों पर भी नियंत्रण लगाया गया एवं किसानों को बलपूर्वक अनाजों की वसूली की जाने लगी। फैक्ट्री में श्रमिक हड़ताल पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाया गया, परंतु युद्धरत साम्यवाद के विरुद्ध रूस में भयंकर प्रतिक्रिया हुई। जबरदस्ती वसूली के भय से किसानों ने अपना अनाज जलाना शुरू किया। परिणाम तो 1920-21 में उत्पादन की स्तर काफ़ी गिर गया। करोड़ों लोगों के सामने जीवन मरण का प्रश्न आ खड़ा हुआ। कहीं कहीं तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। राजकीय और विदेशी सहायता के बावजूद काफ़ी लोग भूखे और प्यासे मरने लगे। क्रांति विरोधी नारे भी सुनाई देने लगे। अतः लेनिन ने अपनी नीति में संशोधन किया, जिसका परिणाम था कि आर्थिक नीति एनईपी, नई आर्थिक नीति एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक था, व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है, जैसा कि ट्रोट्स्की चाहता था। लेकिन 1921 में उसने एक नई नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। लेनिन वास्तव में पिछले अनुभवों को सीखकर व्यवहारिक कदम उठाना इस नीति का लक्ष्य था। नई नीति में निम्नलिखित प्रमुख बातें थीं। किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दी गई। विदेशी पूंजी की सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा की राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। इस नई आर्थिक नीति के द्वारा लेनिन ने उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया। इसके परिणाम स्वरूप कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। हालांकि लेनिन इस नीति की आलोचना की जाती है, लेकिन लेनिन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे रहने के समान है। 1924 ईस्वी में जब लेनिन की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकार की समस्या आ खड़ी हुई। विभिन्न समूहों में अलग अलग नेताओं के बीच का सत्ता के लिए गंभीर संघर्ष चल रहे थे। इस संघर्ष में स्टालिन की विजय हुई। 1929 ईस्वी में ट्रोट्स्की को निर्वासित कर दिया गया। 1930 में दशक में लगभग वे सभी नेता खत्म कर दिए गए जिन्होंने क्रांति में उसके बाद वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक लोकतंत्र तथा भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता नष्ट हो गई। पार्टी के अंदर भी मतभेद को बर्दाश्त नहीं किया जाता था। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था और 1953 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक तानाशाही व्यवहार करता रहा। इस घटना को सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इसमें ऐसी विशेषता उभरी जो मार्क्सवाद और क्रांति के मानवतावादी आदर्शों के विपरीत थी। स्वतंत्रता के सीमित हो जाने के कारण कला और साहित्य के विकास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। परंतु दूसरी ओर स्टालिन के
अथक प्रयास से रूस विश्व की मानचित्र पर एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने आया। 3 पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप रूस की औद्योगिक उन्नति शिखर पर पहुंच गई। कृषि का आधुनिकीकरण हुआ तथा विज्ञान की उन्नति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही रूस को एक महान शक्ति माना जाने लगा। युद्ध काल के सम्मेलनों में रूजवेल्ट और चर्चिल के साथ स्टालिन भी भाग लेता था। इस प्रकार 3 दशकों में ही तिरस्कृत, आक्रांत और कमजोर रूस विश्व की महान शक्ति बन गया और वहाँ की मेहनतकश जनता में क्रांति के अस्थायी रूप से अपनी जड़ें जमा ली। रूस की क्रांति का प्रभाव। मिखाइल गोर्बाचोव 1985 ईस्वी में राष्ट्रपति बने। इन्होंने पेरेस्त्रोइका पुनर्गठन तथा ग्लासनोस्त खुलापन की अवधारणा पेश की। सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ। रूस क्रांति का प्रभाव। इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सरबराह वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। इसके पश्चात यूरोप भी 2 भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी यूरोप। धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात और साम्यवादी क्रांति के पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह का विभाजन नहीं देखा गया। शीत युद्ध। यह एक ऐसे वैचारिक युद्ध था जिसमें पूंजीवादी गुटों का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच शस्त्रों की होड़ चलती रही। रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूप से इस मॉडल को अपना लिया। इस प्रकार स्वयं पूंजीवाद के चरित्र में भी परिवर्तन आया। इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया।